Okay, guys, can you see my screen? Yes. Yeah, nice. So सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ए आई एम एल होता क्या है और उसके यूजेस क्या हैं। फिर ऐसे कौन से प्रॉब्लम है जिसमें ए आई एम एल का यूज़ होता है एक्चुअली, मतलब नॉर्मली हम लोग कोई भी प्रॉब्लम कोड करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इमेज क्रॉपिंग का प्रॉब्लम हो गया, या फिर वेबसाइट बनाना है आपको, ये सब कोडिंग से सॉल्व हो सकता है। लेकिन ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ए आई एम एल लगते हैं और इसका एक्चुअल में यूज़ क्या है, वो सब भी देखेंगे। फिर थोड़ा सा हम बात करेंगे पैटर्न रिकॉग्निशन में। मतलब बेसिकली पैटर्न, हम लोग को कोई भी ए आई एम एल का प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो उसमें हम लोग पैटर्न्स फाइंड करते हैं और पैटर्न के बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो हम थोड़ा बहुत वो पैटर्न्स की बात करेंगे। और पैटर्न से रिलेटेड काफ़ी स्टैंडर्ड जो एल्गोरिदम है जो यूज़ होता है वो होता है लीनियर रिग्रेशन, जिसमें हमको स्ट्रेट लाइन फिट करनी होती है। तो उस पर भी हम थोड़ा सा देखेंगे। और उसे ऑप्टिमाइज़ करने के हम दो तरीके देखेंगे, विथ कोड। एंड स्लोली वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स नीड ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरल नेटवर्क का क्या यूज़ है और ऐसा क्या एक्स्ट्रा चीज़ न्यूरल नेटवर्क हमें देता है जो हमें लीनियर रिग्रेशन ये सब में नहीं मिलता, जो लीनियर मॉडल्स हैं उनमें हम लोग नहीं कर पाते। ऐसे चीज़ें भी देखेंगे। एंड फाइनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हम लोग कोई एम एल ए आई के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने किए हैं, मैं जिन पे काम कर रहा हूँ, उनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मशीन लर्निंग होता क्या है ये देखते हैं। तो आर्थर सैमुअल कहते हैं कि द फील्ड ऑफ स्टडी विच गिव्स कंप्यूटर्स एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। इसका मतलब क्या है, अगले स्लाइड से देखते हैं। सबसे पहले एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा, और वो नॉर्मल वो कोड चलने पे, कोड या कोई भी एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा और वो एल्गोरिदम चलने पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में फेमिलियर हो, तो जैसे मान लीजिए कोई डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है, या फिर ग्राफ कलरिंग का प्रॉब्लम है, या फिर शॉर्टेस्ट पाथ का प्रॉब्लम है। ये सब का स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स होते हैं जिनको अगर हमने कोड कर दिया तो आज चलाओ, 2 दिन बाद चलाओ, 10 दिन बाद चलाओ, वो वैसा ही चलेगा और उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा और ऑप्टिमल रिजल्ट आएगा। लेकिन एक्चुअल रियल वर्ल्ड में ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए इतने स्टैंडर्ड लिखे हुए एल्गोरिदम्स नहीं है। हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग टाइप से सोचना पड़ता है। तो देखते हैं कैसे प्रॉब्लम्स है वो। तो जैसे नॉर्मल प्रॉब्लम हो गए, जैसे एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो आपको बस कोड लिखना होता है। कंप्यूटर उस कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करके समझ जाता है और उसको जैसे बोला, जैसे इस बटन को क्लिक किया तो क्या होगा, कंप्यूटर को मालूम है उस बटन को क्लिक किया तो उसके पीछे जो भी कोड लिखा है वो उस तरह से कंप्यूटर फॉलो कर लेगा। इसमें कंप्यूटर का इंटेलिजेंस कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा, उसको बस हमने बता दिया है, प्रोग्रामर ने उसको जैसे प्रोग्राम किया है। कंप्यूटर जस्ट हैज़ टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज प्रोग्राम्ड बाय द प्रोग्रामर। जो जो कोड में लिखा गया है कंप्यूटर को बस वो फॉलो करना है, उसमें कुछ अपना इंटेलिजेंस नहीं लगाना है। ये काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है जो हम लोग सॉल्व करते हैं, जो जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये सब करते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन कई ऐसे प्रॉब्लम्स है जो इतने इजीली सॉल्व नहीं हो पाते। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गए, जो टेस्ला ये सब का चल रहा है आजकल। वॉइस रिकग्निशन हो गया, सीरी है, गूगल असिस्टेंट है, ये सब वॉइस रिकग्निशन है। ये सब इतने स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी कोड है, जैसे जो जनरल कोड आपको ही लिखोगे तो वो उसी तरह से चलेगा, जैसे उसको इनपुट मिलेगा उसका आउटपुट वो देगा। लेकिन वॉइस रिकग्निशन में जैसे देखिए, इनपुट होता है आपका वॉइस होता है। अब वॉइस, फीमेल का वॉइस हाई पिच होता है, मेल का वॉइस लो पिच्ड होता है। फिर हर आदमी का बोलने का स्टाइल अलग होता है, टोन क्वालिटी अलग होती है, पिच का रेंज होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र होता है। तो इसका कोई स्टैंडर्ड इनपुट नहीं है। तो अगर आपने कोई कोड लिख दिया जो फीमेल का वॉइस रिकग्नाइज कर पे उस पर कुछ प्रोसेसिंग करेगा, तो उसको मालूम है कि फ़ीमेल का रेंज हाई पिच्ड, जो इनपुट होगा वो हाई पिच में मिलेगा, तो वो उस पर वैसी वैसी प्रोसेसिंग करके आपको फाइनल आउटपुट दे सकता है। लेकिन कल को उसी मॉडल पे अगर आपको किसी मेल का वॉइस चलवाना है तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेल का वॉइस का रेंज ही अलग है, उसका टोन का क्वालिटी अलग है, सब चीज़ें अलग है। तो कोई स्टैंडर्ड कोड नहीं लिख सकते इसके लिए। सेम चीज़ है सेल्फ ड्राइविंग कार्स का। अगर आप कार विलेज में चला रहे हैं जहाँ पर रोड्स बहुत पतले हैं, गड्ढे बहुत सारे हैं, ग्रीनरी है बाजू में, तो वहाँ पर कार को धीरे चलाना पड़ेगा, क्योंकि गड्ढे हैं तो कार को अफेक्ट हो सकता है उन गड्ढों के वजह से। लेकिन सेम चीज़ अगर कोई, और प्लस वहाँ पर ट्रैफिक भी नहीं होगा, विलेज वाला जो एरिया है।
लेकिन सेम चीज़ अगर वही कार को आपको हाईवे पे चलाना है जहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक है, रोड्स ब्रॉड हैं और काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स भी होते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट्स हो गए या फिर जेब्रा क्रॉसिंग हो गया, ये सब रूल्स होते हैं, मतलब किसी को क्रॉस करना है रोड, या फिर जो स्पीड लिमिट की साइंस होती है, ये सब ये जो दो सिचुएशंस है काफ़ी अलग सिचुएशन है। और अगर आपने कोई स्टैंडर्ड चीज़ कोड लिख दिया और कार को अगर आप उसी कोड पे चला रहे हो, मतलब आगे गाड़ी नहीं है तो स्पीड में चलाओ, अगर गाड़ी है तो धीरे चलाओ, अगर ऐसा कोई नॉर्मल सा कोड लिख दिया इफ एल्स वाला टाइप का, तो बहुत गंदा कार का परफॉर्मेंस होगा और एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। प्लस ये बहुत ही नाइव टाइप का सोल्यूशन है, मतलब ट्रैफिक वेरिएबिलिटी और सीन वेरिएबिलिटी बहुत होती है, तो इस पे ऐसे टाइप का चीज़ नहीं चल पाता, इसलिए हमको ए आई एम एल लाना होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है। तो देखते हैं वाई ए आई एम एल, इसके रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देख सकते हो आप, इमेज रिकॉग्निशन हो गया, वॉइस रिकॉग्निशन है, वीडियो सर्विलेंस है। इमेज रिकॉग्निशन जैसे देख सकते हो आप, फेस लॉक्स है वो होता है। वॉइस रिकॉग्निशन में सीरी, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, ये सब जो है। वीडियो सर्विलेंस में अगर आपको सीसीटीवी कैमरा में कुछ देख रहे हैं, सस्पिशियस चीज़ें डिटेक्ट करनी है, तो उसके लिए वीडियो सर्विलेंस है। इसके लिए भी आप कोई स्टैंडर्ड कोड नहीं लिख सकते। टाइम सीरीज प्रिडिक्शन हो गया। टाइम सीरीज मतलब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, सीरीज जनरेट होती है, तो ऐसे भी हम एमएल स्पैम फिल्टर्स हो गए, जो जीमेल में आपका स्पैम फोल्डर होता है ना, वो कोई आदमी थोड़ी ना सॉर्ट करता है कि अगर कोई मेल आ रहा है तो वो स्पैम है या नहीं है, वो उसकी मॉडल है। तो वो मेल के कंटेंट क्या है और उसके हिसाब से ये ये मेल स्पैम है या नॉर्मल मेल। फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे नेटफ्लिक्स का है, यूट्यूब है। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको उसी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस आएंगे, वो सब के पीछे भी एमएल लगता है। टेक्स्ट टू स्पीच है और डीप फेक, ये सब, ये जैसे कोई अगर किसी और का वॉइस चल रहा है या आर्टिफिशियल एक्सप्रेशंस लगाने, वो सब डीप फेक का होता है, ये सब में एआई यूज़ होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो कोई भी एम एल या एआई का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसमें जो प्रॉब्लम को हम ये करते हैं, मॉडल करते हैं, तो उसके पहले उसके लिए जो भी इनपुट होता है वो एक फीचर से रिप्रेजेंट होता है। फीचर क्या होता है देखते हैं। वो फीचर इज़ अ मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू आर ट्राइंग टू एनालाइज। जैसे एग्जांपल ले लो, ये फ्रूट है, काफ़ी सारे अलग फ्रूट्स हैं, तो इस जैसे इसका फीचर, जैसे एप्पल का फीचर ले सकते हैं, एप्पल रेड कलर का है, ये उसका एक फीचर हो गया। एप्पल राउंड ऑब्जेक्ट है, एप्पल का साइज़ छोटा है, रेडियस, मतलब रेडियस देख सकते हो अगर इसको आप स्पीयर मान रहे हो तो। सेम चीज़ अगर आप एप्पल को पपाया से, सॉरी पाइनएप्पल से कंपेयर करोगे, तो पाइनएप्पल येलो कलर का है, उसके ऊपर ग्रीन लीव्स लगे हैं, पॉइंटेड होता है, ये सब फीचर्स हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है तो उसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको हम फीचर कहते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, अगर हमने इन फीचर स्पेस रिप्रेजेंटेशन देखा, मतलब जैसे यहाँ पर मैंने दो फीचर्स लिए हैं, कलर ऑफ द फ्रूट वर्सेस वेट ऑफ द फ्रूट। तो हम ये जो इमेज है इसको हम एक ग्राफ पे मैप कर सकते हैं। जैसे जामुन हो गया, जामुन का ये कलर रेडनेस ऑफ द फ्रूट का है, जैसे आरजीबी होता है, तो कितना फ्रूट रेड है उस पे उस पे डिपेंड हो रहा है ये वाला एक्सेस, और ये वाला वेट है, तो जामुन का वेट कम है और रेडनेस भी कम है, तो जामुन यहाँ पर आ गए, उसको हम प्लॉट कर सकते हैं। सिमिलरली बनाना का भी रेडनेस कम है लेकिन वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ आ गया। अब एप्पल देखो, एप्पल का रेडनेस भी ज़्यादा है और वेट भी ज़्यादा है, तो एप्पल यहाँ आ गया। तो ऐसे हम फीचर स्पेस रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो अ फीचर इज़ एन एन डायमेंशनल वेक्टर ऑफ न्यूमेरिकल फीचर्स दैट रिप्रेजेंट सम ऑब्जेक्ट। जैसे हमने बोला यहाँ पर रेडनेस और वेट रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट में से एन फीचर्स निकाल सकते हैं, या जितने भी फीचर्स चाहिए उसको हम अगर डिनोट करेंगे x1 x2 x3 x4 ऐसे करके xn तक, तो हम किसी एक ऑब्जेक्ट को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी ने एप्पल दे दिया, तो एप्पल को आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो रिप्रेजेंट करने के लिए फीचर वेक्टर होता है, जिसमें मान लीजिए एक फीचर हो गया रेडनेस ऑफ एप्पल, एक हो गया वेट हो गया, एक उसका रेडियस हो गया, और ऐसे कई सारे फीचर आप रख सकते हो। और ये फीचर को आप फीचर स्पेस में मैप कर सकते हो। जैसे आपने 12th 11th 12th अगर किया होगा आपने, तो वेक्टर अलजेब्रा आपने जब देखा रहेगा,
तो वेक्टर्स होते हैं आई जे के जो होता है, एक्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो थ्री एक्सिस पे देखेंगे तो आप उस वेक्टर को मैप कर सकते हो। लेकिन जब ये डायमेंशन बढ़ जाते हैं, जैसे एक्स वाई जेड के आगे क्या है, हम आगे तो हो सकता है काफ़ी सारे एक्सिस, लेकिन हम ह्यूमंस उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हम थ्री डी स्पेस में रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम विजुअलाइज भी नहीं कर सकते, तो सोचिए इसको कोड करना कितना मुश्किल होगा। इसलिए हम ऐसे चीज़ों को ऐसे चीज़ों में हेल्प लेने के लिए एआई या फिर मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ देख लिया कि फीचर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अब देखते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होता है। मतलब एक्चुअली हम लोग पैटर्न फाइंड करना चाह रहे हैं ना, तो बेसिकली एक एग्जांपल से देखते हैं, और उसमें हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ करेंगे। तो वाइट बोर्ड पे चलते हैं हम लोग सबसे पहले। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, बस स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, 2 मिनट बस। ओके, तो सिर्फ ओके, तो स्क्रीन दिख रही है, कोई कंफर्म कर सकता है? अच्छा, डाउट्स हैं शायद, डाउट मैंने देखा नहीं। आप अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ सकते हो वैसे। अच्छा, डाउट नहीं है, लेकिन किसी को भी कोई डाउट है अभी तक तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। हम 2 मिनट का वेट वेट करते हैं। किसी को कोई डाउट है अभी तक? ओके, तो मूव करते हैं आगे। तो या सो अभी हम लोग लीनियर रिग्रेशन क्या है वो भी देख लेंगे एक बार, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक प्रॉब्लम है, जस्ट अ सेकेंड, सब आई डोंट नो ये चल क्यों नहीं रहा है इस पे। लेट मी कोई और वाइट बोर्ड यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर भी चलना चाहिए एक्चुअली, लेकिन एक बार ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो ऑनलाइन ही यूज़ कर लेंगे। या तो चल रहा है। तो पैटर्न फाइंडिंग क्या होता है और हम पैटर्न क्यों फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जैसे एकदम बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर हमें किसी ने ये टास्क दिया है हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का, तो मान लीजिए आपको हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करना है। तो अभी सबसे पहले हमने देखा कि फीचर्स होते हैं, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फीचर्स लगते हैं। तो फीचर क्या होता है वो हम देखते हैं। जैसे हमको कोई बता सकता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे हमने बोला था जो हमने फ्रूट का एग्जांपल लिया था, वहाँ पर फ्रूट एक ऑब्जेक्ट था और उसके फीचर्स हमने रेड, ब्लू, रेड उसका कलर हो गया, वेट, ये सब फीचर्स हैं। तो जैसे कोई भी हाउस हो गया मान लीजिए, तो उसके फीचर्स क्या होते हैं? कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? एनीवन? हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। कोई भी आइडिया किसी को, क्या फीचर हो सकता है किसी हाउस का? एरिया, एरिया, डायमेंशंस बाकी। एरिया हो गया, एरिया ऑफ द हाउस। एनीथिंग एल्स? नंबर ऑफ रूम्स हो गए, बालकनी है या नहीं है, ये भी एक हो गया, गार्डन है या नहीं है, ये सब होता है। उसका उसके आसपास, मतलब किसी किसी भी हाउस का प्राइस के लिए सिर्फ हाउस के फीचर नहीं, उसके लोकेलिटी कैसी है, ये भी एक फीचर है ना।
लोकेलिटी में कितने मॉल्स हैं, स्कूल है या नहीं है, ये सब भी डिटरमाइन करता है। वाटर फैसिलिटी क्या है या नहीं है। तो किसी भी हाउस के सराउंडिंग भी डिपेंड करता है उस हाउस का प्राइस डिटरमाइन करने में। तो जैसे हमने एक हाउस को, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हमने एक फीचर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर, मतलब हमने उसके फीचर्स एक्सट्रैक्ट किया कुछ। तो ये फीचर्स को, जैसे कोई भी हाउस है, हाउस H1 है, इसको हम एक मैथमेटिकल वेक्टर से असाइन कर सकते हैं। जैसे एरिया हो गया, एरिया का कोई एक नंबर हो गया A1, नंबर ऑफ रूम्स 3 नंबर हो गए, बालकनी है या नहीं, 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 मतलब नहीं है, 1 मतलब है, तो बालकनी है मान लीजिए, गार्डन नहीं है। लोकेलिटी में मॉल्स कितने हैं, 3 मॉल हैं, स्कूल है, और वाटर फैसिलिटी भी है। तो मान लीजिए ऐसा कोई एक वेक्टर बन गया अपने पास। एरिया एक ये नंबर है एक्चुअली, इसको हम चाहिए तो नंबर से ही लिख देते हैं। जैसे हो गया 5000 स्क्वायर फीट मान लो, ये एक वेक्टर आ गया हमारे पास। अब ऐसे कई सारे हाउसेस होंगे हमारे पास। कोई न्यू पेज पे जाते हैं हम लोग, तो एक हाउस है H1, उसका कोई वेक्टर आ गया हमारे पास ऐसा। सिमिलरली H2 कोई हाउस है जो विलेज में है, बहुत बहुत दूर है, जिसका घर बहुत बड़ा है लेकिन उसके सराउंडिंग्स बहुत बेकार हैं, तो वहाँ पर हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे बहुत सारे हाउसेस हैं। तो सबका एक फीचर वेक्टर ऐसे हमारे पास आ जाएगा, हर एक हाउस के लिए एक फीचर वेक्टर आएगा जो उसकी प्राइस को डिटरमाइन करेगा। तो हाउस H1 है, उसका प्राइस हमें मालूम है कि P1 उसका प्राइस है, H2 हाउस का प्राइस P2 है, ये H3 हाउस है, ऐसे HN हाउसेस हैं हमारे पास, सबके प्राइस हमें मालूम है, P3 है, ऐसे करके PM तक। तो मान लीजिए सिंस हम लोग सिर्फ 2D और 3D में देख सकते हैं, तो हमने इतने डायमेंशन का वेक्टर बनाया तो था, लेकिन विजुअलाइज करने के लिए मान लीजिए हम बस 2 डायमेंशन लेते हैं। एक डायमेंशन ले लेते हैं एक्चुअली, क्योंकि 2 भी 2D में ड्रॉ करना मुश्किल है। तो एरिया ले लेते हैं सिर्फ, क्योंकि एरिया मेजर फैक्टर होता है किसी भी हाउस का प्राइस डिटरमाइन करने में। तो ये लीजिए एरिया स्क्वायर फीट में, और प्राइस रुपीज़ में उसका प्राइस है, ठीक है। तो मान लीजिए बहुत छोटा घर है तो उसका प्राइस भी बहुत कम होगा। यहाँ पर कोई हाउस है बहुत बड़ा है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। और ऐसे बहुत सारे, जैसे ये H1 हो गया, H2 हो गया, हम सब हाउसेस को ऐसे एक ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हाउसेस को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी मूव दिस, सेकंड। या ऐसे बहुत सारे हाउसेस को अगर हम प्लॉट करेंगे, जस्ट सेकंड, हाँ, तो हमें एक ऐसा देख सकते हैं कि कोई एरिया बड़ा है तो उसका प्राइस भी ज़्यादा है। ऐसा हमारे पास एक मैपिंग आ गई ना, ये प्राइस हमें प्रिडिक्ट करना है ना एक्चुअली। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक डेटा सेट होता है जिसमें ये फीचर्स हमने जैसे निकाले ना, ये फीचर वेक्टर्स होते हैं। हर एक हाउस का फीचर वेक्टर है और उसको मैप किया है हमने एक वाई में, वाई मतलब जो हमें प्रिडिक्ट करना है। तो ये प्राइस हो गया, P1 प्राइस है इस हाउस का, इस हाउस का प्राइस P2 है, तो ये हमने मैपिंग की है। तो सिंस हम लोग 2D में ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ हमने सिर्फ उसका एक फीचर लिया है एरिया, और एरिया वर्सेस प्राइस हम प्लॉट कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर कोई नया हाउस आता है अगले दिन, जिसका एरिया इतना है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एरिया है, मान लीजिए 3000 स्क्वायर फीट एरिया है उसका, और हमें मार्केट में उसका प्राइस प्रिडिक्ट करना है, मतलब डिटरमाइन करना है कि उसका प्राइस क्या होगा एक्चुअल में। तो क्या हम उसके आजू बाजू के देख के उसका प्राइस एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जैसे हमने प्रिडिक्ट किया, यहाँ पर हमने जैसे प्लॉट कर दिया डेटा, तो हमें एक ट्रेंड दिख रहा है ना, कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे उसका प्राइस भी बढ़ रहा है, ये एक ट्रेंड है, करेक्ट। सो अगर हमें अगले दिन कोई नया एरिया मिलता है जिसका एरिया ये है, ये सॉरी मैंने यहाँ गलत ड्रॉ कर दिया, यहाँ 3000 स्क्वायर फीट एरिया है उसका, और अगर हमें उसका प्राइस प्रेडिक्ट करना है, तो अगर हम ये जो डेटा था हमारे पास, अगर हम उसमें उसको एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करें अगर, और ये जो 3000 स्क्वायर फीट है अगर हम चेक करें कि वो लाइन पे कहाँ पर मैप हो रहा है, तो हम उसका प्राइस देख सकते हैं, उसका प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ P1 प्राइस है ऐसा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो
जैसे ये हमने एक पैटर्न ढूंढा है हमने। जैसे कोई भी प्लॉट है, मान लीजिए कोई ऐसा प्लॉट है, अगर हमको इसमें कुछ पैटर्न ढूंढना है तो हम देख सकते हैं ना कि अगर हमने एक लाइन ऐसा पैटर्न ढूंढना है जो इस मॉडल को, ये जो डेटा है उसको एक जनरलाइज करे। तो ये अगर हमने लाइन से इसको डिनोट किया, तो ये जो डेटा पॉइंट्स है इसको ये लाइन रिप्रेजेंट करता है काफ़ी अच्छे से। मतलब अगले दिन कोई नया प्राइस अगर हमें प्रिडिक्ट करना है जो यहाँ पर है, तो अगर हम सिर्फ, जैसे किसी भी लाइन की इक्वेशन होती है, अगर आपने देखी होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। तो अगर हमें कोई नया डेटा पॉइंट आया जिसे हमें देखना है कि 3000 स्क्वायर फीट का हाउस है हमारे पास, उसका प्राइस मार्केट में कितना होगा, तो ये जो टोटल डेटा सेट था हमने उसको एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम उसी लाइन पे जाके इसका मैपिंग देखें कि वाई क्या आ रहा है, तो हम उसका प्रिडिक्टेड प्राइस कर सकते हैं। तो वाई प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं हम लोग, एम इंटू 3000, एरिया का वैल्यू डाल दिया, प्लस सी। ये सी और एम इस लाइन के पैरामीटर होंगे जो हमें ढूंढना होता है। मैं बस अभी दिखा रहा हूँ कि पैटर्न कैसे रिकॉग्नाइज करता है। ये एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर दिया ना हमने, कि अगर हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करें तो हम मैपिंग इजीली कर सकते हैं। अब टास्क हमारा ये होता है कि एम और सी निकालना, ये टास्क होता है। ये टास्क अगर हमने अच्छे से कर दिया, तो अगर ये लाइन बहुत अच्छे से फिट कर रही है, जैसे आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो मॉडल हैं, ये डेटा पॉइंट्स हैं हमारे पास। एक कोई बहुत एक्सपर्ट है जिसने आके ऐसा लाइन बोल दिया कि ये लाइन जो है उस डेटा सेट को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोई न्यू कमर है जो जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो बोल रहा है ऐसा अगर डेटा है तो ये लाइन भी एक इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करिए। लेकिन हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट लाइन है वो इस डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रही है, फिट कर पा रही है। लेकिन ये जो है डेटा कुछ ऐसे जा रहा है लेकिन लाइन ऐसी है, तो ये इसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। तो ये जो लाइन ढूंढने का काम होता है, लाइन के जो पैरामीटर्स हैं एम और सी, ये ढूंढना हम एम एल के प्रॉब्लम, एम एल ये सब में ऐसे सब प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड एल्गोरिदम होता है लीनियर रिग्रेशन करके। तो अभी तक किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। मतलब मैंने चैट बॉक्स देखा नहीं है, किसी को कोई डाउट है अभी तक? एनीवन? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी हम लोग थोड़ा सा मैथ में घुसने वाले हैं। सबको ये पैटर्न सॉल्विंग समझ गया, मतलब पैटर्न रिकॉग्निशन समझ गया ना हम लोग क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर? कोई कोई भी अनम्यूट करके बोल दो समझ गया। विजय समझ गया? हाँ हाँ। ओके चलो फिर। अभी हमारा मेन गोल क्या था, हमने देखा कि हमको एम और सी का वैल्यू निकालना है। तो ये हमें एम, ये लाइन को पैरामीटराइज करने वाले दो पैरामीटर है एम और सी होता है। तो हमको मान लीजिए हमने जैसे बोला ये जो डेटा सेट है, ये सारे जो डेटा सेट है मान लीजिए उसको हम किसी, हमारे पास एक डेटा सेट डी है जिसमें हमारे पास एक्स से लेके वाई पर मैपिंग है। एक्स मतलब होता है जो इनपुट वेक्टर है, जैसे हमने फीचर वेक्टर बोला ना, एवरी फीचर वेक्टर का प्राइस क्या होगा, ये हमारे पास मैपिंग है। तो मान लीजिए आइथ डेटा पॉइंट है हमारे पास, उसका मैपिंग हमारे पास है, ऐसा एक वेक्टर है। और वाई भी हमारे पास वेक्टर है जो उसकी फाइनल प्राइसेस है। तो हमें इनके बीच का मैपिंग ढूंढना है। इनके बीच में मैपिंग ढूंढने के लिए हम लोग हम हमारा जैसे फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये मैपिंग कर रहा है ना m और c। तो हम लोग ऐसे पैरामीटर ढूंढते हैं m इंटू एक्स, ये इंटू है, प्लस c, ऐसा कौन सा होगा जो ये y देगा हमें। तो बेसिकली सबसे इसको रब कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अगर हमने ये जो आई थ्री डेटा पॉइंट, अगर चलो तो उससे स्टार्ट करते हैं, फिर एरर क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। पहले एक चीज़ एरर देखते हैं। मान लीजिए हमने प्रिडिक्ट कर दिया कि m उसका स्लोप है, कोई m आर्बिट्ररी वैल्यू है, और c उसका
इंटरसेप्ट है। अगर हम बस ऐसे रैंडमली बोल दिया एम और सी उसका स्लोप और इंटरसेप्ट है। तो कोई डाउट है क्या किसी को? तो अगर हम इसको लिखें तो हमारे की वैल्यू आएगी वाई प्रेडिक्शन। तो ये तो हमने अब करना है कि क्या है ये ओरिजिनल चीज से मैच हो रहा है या नहीं। ओरिजिनल जो ओरिजिनल मार्केट में अगर एक्स हो तो उसकी रियल टाइम मार्केट में क्या वैल्यू है वो हमें इस वाई वेक्टर में पता था, लेकिन हम उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वाई प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो एरर क्या होगा, कोई बता पाएगा एरर क्या होगा? मतलब जो हमने प्रिडिक्ट किया है और जो ओरिजिनल प्राइस है, कोई अनम्यूट करके बोल सकता है उसका एरर क्या होगा? कोई भी, कोई भी बोल दो। I predicted minus original y. करेक्ट करेक्ट। तो प्रिडिक्टेड माइनस ओरिजिनल वाई, ये उसका एरर हो गया। लेकिन और एक्चुअली इसका सम हो गया, सम हो गया ना। तो एरर इक्वल टू सम ऑफ वाई प्रिडिक्टेड, आइथ प्रिडिक्शन जो है किया हमने, और आई का ओरिजिनल वैल्यू क्या था, इनका डिफरेंस, ये एरर हो गया। लेकिन कोई मुझे बता सकता है कि अ, इसको एरर लेने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ये जो एरर है ये हमें करेक्ट वैल्यू नहीं देगी एक्चुअल एरर का। कोई बता सकता है क्यों नहीं देगा? चलो मैं ही बता देता हूँ। मान लीजिए इसका ये प्रॉब्लम है क्योंकि जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ है वो कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो जैसे अगर -2 हमने प्रेडिक्ट किया और ओरिजिनल वैल्यू कुछ 3 था, तो इसका एरर क्या आया? -2 -3 तो -5 आ गया। और अगर मैंने ये कोई फर्स्ट डेटा पॉइंट था, दूसरे डेटा पॉइंट का ये वाई प्रिडिक्शन है, ये वाई एक्चुअल है, और दूसरा कोई मैंने प्रिडिक्ट किया 5 और उसका एक्चुअल वैल्यू था 0, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है 5। अगर हम इनका सम करेंगे तो एरर हमको 0 आ रहा है। लेकिन क्या एरर 0 है? हम एरर 0 होने का मतलब है हमारा मॉडल कम्प्लीटली फिट हो गया है। लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो हम लोग प्रिडिक्ट -2 कर रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू 3 है, प्रिडिक्ट 5 कर रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू 0 है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन एरर एक्चुअल में 0 नहीं है। तो हम मीन स्क्वायर्ड एरर लेते हैं। मीन स्क्वायर्ड एरर मतलब हम इसको स्क्वायर कर देते हैं एरर और मीन ले लेते हैं उसका। तो उससे हमें एक एरर का एक गेस मिल जाता है कि क्या एरर एक्चुअली है। तो एरर जो होता है वो हो गया समेशन वाई प्रिडिक्शन माइनस वाई, इनका स्क्वायर का सम, इनका स्क्वायर का मीन, ये होता है एरर। और हमारा मोटिव क्या है इसको सॉल्व करने का? हमें ये एरर को मिनिमाइज़ करना है। तो हमारा मोटिव क्या है? इनके स्क्वायर का मीन, ये हमारा मोटिव है, इसको मिनिमाइज़ करना है। इसको मिनिमाइज़ करेंगे तभी ना हमारा मैच होगा। जैसे कोई ये है, ऐसा है, तो जैसे एरर हम लोग प्लॉट पे देखते हैं क्या एक्चुअली, ये एक्चुअल वैल्यूज़ थे मान लो, और ये हमारा वाई है, ये हमारा वाई प्रिडिक्शन का लाइन है ना, ये इस लाइन को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई डेटा पॉइंट एक्स है, यहाँ पर एक्स का ओरिजिनल वैल्यू ये है, जो प्राइस थी, ये वाई ओरिजिनल है, लेकिन हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये उसका वाई का वैल्यू है। तो एरर ये हो गया ना, इतना एरर आ रहा है। हम उसको स्क्वायर, हम ऐसे सारे एरर्स को स्क्वायर कर रहे हैं, ये जो एरर है, और उनका सम करके मीन ले रहे हैं। तो ये हमें एक एरर का एक क्वांटिटी मिल जाती है, और हमारा टास्क ये है कि इसको मिनिमाइज़ करना है। तो अगर हम इसे वेक्टर अलजेब्रा में चले जाएं, ये टास्क को वेक्टर से इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अ, हमारे पास ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज थे ना जो फीचर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है।
ऐसे फीचर वेक्टर्स थे। x1 का एक फीचर, x1 मतलब डेटा सेट में कोई एक पॉइंट, x2 का एक फीचर वेक्टर था, x3 का था। अगर हम इन सबको एक साथ डाल दें एक जगह पर और एक बड़ा x बोल दें, मैं बस लिख देता हूँ, बाद में समझा दूंगा ये एक्चुअली क्या है। x1 ट्रांसपोज, ये थोड़ा मैट्रिक्स का पार्ट आ गया, ट्रांसपोज और ये सब। किसी भी वेक्टर का ट्रांसपोज लेंगे तो वो ऐसा हो जाता है, डायगनल के अलॉन्ग फ्लिप हो जाता है। ये x2 ट्रांसपोज है, ऐसे करके xn ट्रांसपोज तक मिल गया हमें। और ये हमारे पास जो वेक्टर है, कोई बोर हो रहा है क्या? मतलब मैथ अगर ज़्यादा हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो बता दो, हम लोग थोड़ा इंटरेक्टिव चीज़ में चले जाएंगे। इसके जस्ट बाद इंटरेक्टिव, काफ़ी इंटरेक्टिव चीज़ आने वाला है, इसलिए देखते हैं। x1 ट्रांसपोज है, ये x2 ट्रांसपोज है, ऐसे कर करके xn ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि हम इसको इस फॉर्मेट में क्यों लिख रहे हैं। वो अगर आपने मैट्रिसेस और ये सब पढ़ा होगा तो आपको समझ जाएगा। लेकिन हमारा बेसिक मोटिव सिर्फ उसको मिनिमाइज़ करना है, तो मैं बस आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और हमारे पास जो पैरामीटर्स थे m और c, ये दो पैरामीटर्स थे ना, अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो ml के टर्म्स में हम इसको थीटा बोलते हैं। थीटा होता है पैरामीटर्स का वेक्टर। तो हम लोग एक्चुअल में क्या कर रहे थे, जैसे m और c हमारे पास है, अगर हम इसको ऐसे लिखें, और अगर x वेक्टर था हमारे पास और c के साथ 1 मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, इसलिए हम यहाँ पर एक 1 डाल देते हैं। तो एक्चुअली इसको उल्टा लिखते हैं हम लोग। c जो होता है उसको हम बायस बोलते हैं, और m और अगर बहुत सारे और फीचर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, तो ये सब पैरामीटर्स होते हैं एक्चुअल जो। और सिंस यहाँ पर एक बायस है तो हमको c को 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम उसको 1 से अपेंड कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जब ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करेंगे, सी एम इंटू 1x जो करेंगे हम, तो उसके बाद देखो c इंटू 1 हो गया, m इंटू एक्स हो गया, तो c प्लस एम एक्स आ गया हमारे पास, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ऐसे आप सोच सकते हो कि ऐसे मल्टीप्लाई होता है ये। तो अगर हम टोटल को मैट्रिक्स में लिखेंगे तो थीटा ट्रांसपोज x होता है, ये हो गया प्रिडिक्टेड, और ये एक्चुअल वैल्यू हो गई। तो हमको प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल का स्क्वायर लेना होता है, क्योंकि मीन स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय n करना है, जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, और इसको हमें मिनिमाइज करना होता है। अब ये जो मिनिमाइज करने के दो तरीके होते हैं, या तो इसका डेरिवेटिव ले लो और एक फाइनल सॉल्यूशन निकाल लो, मतलब हमको थीटा थीटा की वैल्यू निकालनी है ना जो मिनिमाइज कर रहा है। तो दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक मेथड ये है कि या तो इसका पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करो, और किसी भी चीज़ को, फंक्शन को मिनिमाइज करना होता है तो हम उसके डेरिवेटिव, तो इसको हम लॉस बोलते हैं, जो भी हमारे लॉस बोलते हैं वो हमारे लॉस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम लॉस को डीएल बाय इक्वल टू जीरो करना होता है। ये हम सॉल्व करें, मैथमेटिकली सॉल्व करने पर मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा। मेरे पास है, अगर आपको चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ दे सकता हूँ, मेरे नोट्स में है। इसको जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई। ये मैट्रिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ आएगा, लेकिन मैं इसके डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आप भी बोर हो जाओगे। और जो सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड होता है रिग्रेशन करना, एक्चुअल में रिग्रेशन कर रहा है। रिग्रेशन का मतलब है एक टेक्निक होती है ग्रेडियंट डिसेंट करके। तो ग्रेडियंट डिसेंट में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी फंक्शन को अगर हमें मिनिमाइज करना है तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको।
पहले तो जो ये जो लॉस फंक्शन हमने बनाया था, ये लॉस फंक्शन अगर हम 3D में देखेंगे, मैं एक एग्जांपल के बताता हूँ इससे अच्छा। तो मान लीजिए कोई लॉस फंक्शन को अगर आप 3D में देखोगे तो वो एक हिल टाइप मैनीफोल्ड जिसको बोलते हैं, जैसे ये तो इन्वर्टेड हो गया एक्चुअली। जैसे पैराबोलिक फंक्शन अगर देखोगे तो 3D में जब लॉस फंक्शन को देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा कुछ। ये हमारे फीचर वेक्टर्स होंगे और ये लॉस फंक्शन होगा। तो अगर किसी भी पॉइंट पे हमें और लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करने का मतलब है उसका जो मिनिमा है यहाँ पर हमें ये मिनिमा किसी एक्स आइडियल से रिप्रेजेंट होता है, सॉरी थीटा आइडियल। थीटा मतलब ये जो हमारा पैरामीटर का स्पेस है, तो जो मिनिमम पे पॉइंट होता है उसको हम थीटा आइडियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अभी हम करेंटली यहाँ पर है, तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो एक स्पेस है हमारे पास, हम उस पर धीरे धीरे मिनिमम की तरफ मूव करते हैं, ऐसे ऐसे करके मूव करते हैं और फाइनली हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो हमारा लॉस भी मिनिमाइज हो गया और हमें वो थीटा आइडियल वैल्यू भी मिल गई। तो ये हम एक्चुअल में करके देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए हम, ये भी एक 3D मैपिंग है ना, ऐसे करके 3D मैपिंग है एक फंक्शन की। तो मान लीजिए अगर आपको मिनिमाइज़ करना है इसको और आप इस पोजीशन पे हो अभी, तो आप धीरे धीरे मिनिमा की तरफ मूव करोगे और ऐसे करते करके यहाँ पर इस वैल्यू पे पहुँचोगे। तो ये मोटिव होता है ग्रेडियंट डिसेंट का। तो सबसे पहले ग्रेडियंट देखते हैं क्या है। एक काम करते हैं फिर डायरेक्टली हम लोग कोडिंग वाले में जाते हैं। वहाँ पर मैंने सब विजुअलाइज करके बना के रखा है, वो काफ़ी इजी रहेगा समझने में। जस्ट अ सेकेंड। ऑल्सो किसी को डाउट है अभी तक तो पूछ लो, 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं हम लोग। किसी को कोई भी डाउट है? कैन यू हियर? नो विजय, मतलब यू कैन। हेलो, कोई बोल सकता है? हेलो, हेलो, ऑडिबल नहीं हो क्या? आ रहा है ना? हाँ वही। हाँ ओके ओके, चलो फिर अभी क्या क्या कोई बोल रहा है? Okay, sorry. Yeah, you can ask your doubt. Why don't we use higher degree loss functions like cubic or power? Uh, cubic or power functions. So I'm not sure. Let's justify that is the case. So you mean something like that? Check here. Huh. Yeah. So you mean something like theta transpose x minus y इसका
क्यूबिक ऐसा बोल लेना ना। द थिंग इज इसका क्यूबिक का वापस वही प्रॉब्लम की नेगेटिव लेंगे। तो लेट्स जस्ट गो फॉर की पावर 4। इसकी पावर 4 देखें हम लोग लेते हैं, और अगर हम 4 करेंगे तो ये लॉस है बस। इसका सम करके एन जो लॉस है इसको तो अगर आपको रेस टू 4 वाले फंक्शन का प्लॉट कोई बता सकता है कैसे आएगा? किसी को आइडिया है? जैसे हमको पैराबोलिक फंक्शन फंक्शन ऐसा आता है, इसका एक ही मिनिमा है यहाँ पर, सही? क्यूबिक लोगे तो क्यूबिक फंक्शन ऐसा है, और क्वाड्रेटिक लोगे तो दो है। तो बात ऐसा है कि यहाँ पर देखो, आपको गारंटीड है कि आप मिनिमा पे जा पाओगे। यू कैन गो टू द मिनिमा, एक ही मिनिमा है यहाँ पर। क्वाड्रेटिक में एक तो बात है, पहली बात कि इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो बहुत सारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस आएंगे, उसके वजह से आपका जो कंप्यूटेशन पावर है बहुत वेस्ट हो जाएगा, अननेसेसरीली वेस्ट हो जाएगा पावर 4 करने में। रिजल्ट उससे भी आएगा लेकिन वेस्ट हो जाएगा। और सेकंड ये है कि अगर यूनिक रूट्स हैं तो ऑब्वियसली ऐसा आएगा, यूनिक रूट्स है तो सॉरी रिपीटिंग रूट्स है तो बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन का भी एक ही नॉन लिनियर रूट मान लिया जाएगा। अगर अगर लॉस फंक्शन नहीं, हाँ नॉन लिनियर, और फंक्शन कोई बहुत बेसिक एक और कंडीशन डालते हो कि उसके रूट्स आ रहे हैं, और पहले ही लोकल मिनिमा प्रॉब्लम एक बार डिस्कस करता हूँ मैं। मान लीजिए आपका पास ऐसा मैनिफोल्ड है और और आपको एक्चुअली यहाँ पहुँचना तो आपको डिसेंड कर यहाँ पहुँचना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कोई लोकल मिनिमा मिल रहा है तो हो सकता है कि आप वहीं पर फंस जाओ, और एक्चुअल आपको पहुँचना यहाँ पर था। लोकल मिनिमा पे क्या हो जाता है, ग्रेडियंट जीरो हो जाता है। ग्रेडियंट जीरो होने के बाद आप आगे कहीं मूव ही नहीं करते हो, तो मूव ही नहीं कर रहे तो कुछ लर्न ही नहीं करेगा मॉडल, और आपको पहुंचना यहाँ था लेकिन आप लोकल मिनिमा पे अटक गए। तो बाय क्वाड्रेटिक और उससे बड़े फंक्शंस अगर डालोगे तो एक प्रॉब्लम वही होता है कि बहुत सारे मल्टीपल रूट्स आ जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है कि हर बार हमारे पास इतना ईजी फंक्शन नहीं होता, इतना ईजी फंक्शन नहीं होता जिसको हम जिसका एरर निकाल के हमको मिनिमाइज करना होता है। सो आई थिंक दैट क्लियर्स योर डाउट. So that can be one thing why we don't use biquadratic. Otherwise, yes, generally square use होता है. और दूसरा वही था, डेरिवेटिव अननेसेसरी मल्टीप्लिकेशंस आ जाएंगे. So let's move to the Jupyter notebook now. तो मैंने क्या किया है, ग्रेडियंट तो एक बार स्लाइड में बना देगा. जस्ट प्लीज बंद हो गया क्या? नहीं ना? हाँ. एम आई ऑडिबल? मतलब पता नहीं, मेरा नेट स्लो चल रहा है क्या? कोई लैग वैग आ रहा है क्या मेरे इसमें? कोई बता सकता है? हेलो, सब क्लियर? हाँ, मेरा लैग नहीं. ठीक है. सबसे पहले ग्रेडियंट इज अ फंक्शन. ये ज़्यादा मैथमेटिकल, इसको मैं ओवरव्यू बता दूंगा बस. एक ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन इज स्केलर वैल्यूड डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ सेवरल वेरिएबल्स. जैसे काफ़ी सारे अगर वेरिएबल्स हैं तो ये बस एक वेक्टर होता है जो हर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है. ज़्यादा मैथ में नहीं घुसेंगे, आगे देखते हैं.
तो हाँ, तो ग्रेडियंट क्या है वो देखते हैं। तो ग्रेडियंट वेक्टर कैन बी इंटरप्रेटेड एज डायरेक्शन एंड रेट, डायरेक्शन एंड रेट ऑफ फास्टेस्ट इंक्रीज। मतलब अगर आप किसी पॉइंट पे हो उधर, अगर आपने उस फंक्शन का ग्रेडियंट निकाला, तो वो ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट पे उस फंक्शन का डायरेक्ट उस फंक्शन का डायरेक्शन कहाँ होगा, टुवर्ड्स द रेट ऑफ फास्टेस्ट इंक्रीज। एक्सप्लेन करता हूँ मैं। The gradient of a function is non-zero at a point p. The direction of the gradient is the direction in which the function increases most quickly from p. जो मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे बस ये फंक्शन जो है, आप एकदम लेफ्ट मोस्ट पार्ट में जो फंक्शन है उसका कॉन्टूर प्लॉट जो मैंने किया है यहाँ पर देख सकते हो आप। कॉन्टूर प्लॉट मतलब जो सर्कल्स है, सर्कल्स बेसिकली सर्कल पे जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं वो सेम हाइट पे हैं उस फंक्शन पे, मतलब सेम मैग्नीट्यूड है उनका, बस वो होता है। और जैसे इस फंक्शन में एरोज देख सकते हो आप, वो एरो उसका एक्चुअल में ग्रेडियंट है उस पॉइंट पे। तो एक बार ये देखते हैं। अगर वन डी में देख रहे हैं अभी एक्स वर्सेस, तो इस पॉइंट पे जो फंक्शन उस फंक्शन ग्रेटेस्ट इंक्रीज उस पॉइंट पे greatest डायरेक्शन, मतलब ग्रेटेस्ट इंक्रीज का डायरेक्शन मतलब ऐसा डायरेक्शन जहाँ पर वो फंक्शन इंक्रीज होगा, तो ये डायरेक्शन है। अगर इस डायरेक्शन में वो जाएगा तो सारी अगर हम 2D में देखें, 3D में ऐसा देखेंगे, तो अगर कोई यहाँ पर है तो उसका इंक्रीज का डायरेक्शन ये होगा। ये बाउल समझ में आ रहा है ना सबको, ऐसा बाउल है क्या? बाउल में अगर आपने बॉल को छोड़ दिया तो बॉल का जो इनिशियल मोशन का डायरेक्शन होगा वो एक्चुअल में उसका उसके ऑपोजिट, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंक्रीज का डायरेक्शन होता है ना। तो ये तो क्लेम ये है कि अगर हम जो उसके ग्रेटेस्ट इंक्रीज का डायरेक्शन उसका डायरेक्शन लेंगे तो हमें ग्रेटेस्ट डायरेक्शन मिलेगा। तो ये जो है कि ग्रेटेस्ट डायरेक्शन होगा, नहीं कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। तो अगर किसी डायरेक्शन में ग्रेटेस्ट इंक्रीज है तो उसके ऑपोजिट में ग्रेटेस्ट डिक्रीज ही होगा, क्योंकि वो उस इसलिए मतलब थोड़ा मैथमेटिकल, तो इस डायरेक्शन में अगर वो जाएगा तो उस फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंक्रीज होगा। अब फंक्शन चेंज करके देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर प्लॉट किया है। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन एक्चुअली ये है, देख सकते हो आप। इस पे मैंने पर्पसली +3 - 3 और +3 - 3 वाई और एक्स दोनों में रूट डाला है उसका, तो वहाँ पर वो ज़ीरो होगा। ऐसा एक फंक्शन मैंने प्लॉट किया है। तो अगर हम किसी एक पॉइंट पे हैं तो हमें अच्छा, आई थिंक विजय हैज़ सम प्रॉब्लम और व्हाट, किसी को डाउट है? विजय कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? विजय कैन यू अनम्यूट, मतलब इफ़ यू हैव एनी डाउट। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न ही इज़ नॉट एबल टू अनम्यूट। यू कैन टाइप, it's not letting me unmute. uh, Sankalp, can you check this problem once if you are here, or Dhruv, anyone? He is not able to unmute. I think you can just leave and join back and just try that once. Else डाउट में पूछ लो, मतलब चैट में लिख दो, मैं ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का। बस अभी इस पे जाते हैं हम लोग। तो ये जो प्लॉट मैंने और उस उसका ग्रेटेस्ट ओके, तो लेट्स रन दिस।
प्लॉट इसको gradient करते हैं। हाँ, प्लॉट कॉन्सेंट्रिक जो सर्कल है सर, किसी भी लाइन के अलोंग अगर आप जाओगे तो उसका वैल्यू सेम होगा उस फंक्शन का। तो zoom in a bit. Gradient है, तो ये जो ग्रेडियंट है, हमने क्या बोला था कि ग्रेडियंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताता है। तो जैसे उसके इंक्रीज का डायरेक्शन, जैसे मिनिमा पे चेक करते हैं। कोई बोल बोल पाएगा मिनिमा पे ग्रेडियंट का डायरेक्शन कहाँ होगा? कोई अनम्यूट करके बता सकता है? ठीक है, देखते हैं, मैं ही बता देता हूँ। कोई भी, किसी को भी इंटरैक्टिव रखना है इसको, सेशन को। अगर पता है तो बता सकते हो, या नहीं पता है तो भी बता सकते हो, मतलब मैं करेक्ट आंसर दे ही दूंगा। लेकिन जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल मालूम है ना आपको? बस ऐसा एनालॉजी दे रहा हूँ एक। जैसे नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाता है, ऐसा जाता है ना, नॉर्थ से साउथ में। तो मान लीजिए कि नॉर्थ पोल मिनिमा है और सब वहीं पर जाते हैं। लेकिन वही, तो मान लीजिए मिनिमा है, वो मिनिमा नॉर्थ पोल जाता है, वहाँ से सारे ग्रेड्स करें और मैक्सिमम। जैसे इसको आप देखोगे, ये कर्व बाउल टाइप ऐसा पीक है, ये पीक ये रेड वाले से रिप्रेजेंट होता है। तो सब लोग मिनिमा से निकल के मैक्सिमा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उसका ग्रेडियंट आ गया। अभी हमारा मेन क्या है, हमें पॉइंटर पॉइंटर यहाँ से आपको किसी मिनिमा पे जाना है। मिनिमा पे जाओगे तभी लॉस डिक्रीज होगा। तो मान लीजिए ये जो मैनीफोल्ड है ये किसी लॉस को रिप्रेजेंट करता है, और अगर आप इस पॉइंट पे हो तो यहाँ से अगर आपको यहाँ जाना है, तो मतलब हमारा एम यहाँ जाना है, ये मिनिमा है, हम कहीं पर यहाँ पर है अभी, यहाँ से हमें वहाँ जाना है, तो वो ग्रेडियंट डिसेंट से करेंगे हम लोग। तो मैंने function लिया, उस function को दिखा हम निकालना होता है, और उसका डेरिवेटिव एक्चुअली ये होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लेकिन चलो, बेसिकली एक्स और वाई हमारे दो वेक्टर्स हैं ना, हमें उसका डेरिवेटिव लेना है। तो हमने एक टू एलिमेंट्स का वेक्टर बनाया, एक जो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव बता रहा है, और दूसरा जो वाई के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव बता रहा है। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आएगा और वाई के रिस्पेक्ट में, तो करंट पॉइंट पे डेरिवेटिव ये जाएगा उसका। क्योंकि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक्स और वाई दो एक्सिस हैं, तो डेरिवेटिव का डायरेक्शन भी दो होगा। जैसे हमने देखा था ग्रेडियंट का डायरेक्शन बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव्स का होता है ना, तो ये ग्रेडियंट है इसका। और क्योंकि ग्रेडियंट मैक्सिमम इंक्रीज की तरफ डायरेक्शन बताता है, और हमको मैक्सिमम डिक्रीज की तरफ जाना है ना, हमें मिनिमा की तरफ जाना है, ग्रेडियंट हमें मैक्सिमा का डायरेक्शन बताता है। तो अगर हमें मिनिमा की तरफ जाना है तो हमको ग्रेडियंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा। इसलिए हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे मैंने करंट एक्स और करंट वाई निकाल लिया, कोई एक रैंडम रैंडम इनिशियलाइजेशन कर लिया हमने, मान लीजिए जस्ट अ सेकेंड, या तो रैंडम इनिशियलाइजेशन कर देते हैं हम लोग -1 से 1 के बीच में। करंट एक्स और करंट वाई का डायरेक्शन यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल से निकलेगा। और अगर हम एवरी टाइम जब हम जा रहे हैं, हमें ये करना होता है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड, बस मैं शेयर कर रहा हूँ।
या मैंने शेयर कर दिया वापस से। ग्रेडियंट डिसेंट में हम एक्चुअल में क्या करते हैं, हम कोई भी करंट वेक्टर को, करंट पैरामीटर को हम एक अल्फा से मल्टीप्लाई करके उसके करंट डेरिवेटिव से सब्ट्रैक्ट करते हैं। माइनस साइन जैसे मैंने बोला, हमें ग्रेडियंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, इसलिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम हमें हर पैरामीटर को अपडेट करना होता है फॉर ऑल जे, ये अपडेट करके, अगर हम उसे, ये अल्फ़ा जो होता है वो लर्निंग रेट होता है। लर्निंग रेट मतलब बेसिकली हमें किसी भी पॉइंट पे ग्रेडियंट का डायरेक्शन तो पता चल गया, लेकिन हमें स्टेप कितने का लेना है, हमें उस डायरेक्शन में जाना है ना। तो मान लीजिए ये जो स्टेप है, मैं हर हर पॉइंट पे जो भी ग्रेडियंट है उसको मैं 0.01 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा मिनिमा ही मिस हो जाए। मतलब अगर एग्जांपल बताता हूँ मैं, अगर आप यहाँ पर हो और ग्रेडियंट का डायरेक्शन ऊपर है, और तो ये डायरेक्शन आएगा, उसको उसी direction अगर उसको वन से किसी से यहाँ पर पहुंच जाओगे, और हम यहाँ पहुंचता हूँ तो मिनिमाई मिस हो गया हमारा। लेकिन अगर हम 0.1 से, तो हर स्टेप पे छोटा जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे करते करते फाइनली मिनिमम पहुंच सकते हैं। तो हमें बहुत आराम नहीं, तो हम इसलिए जो अल्फा होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और हर हर पैरामीटर को अपडेट कर देते हैं इस फॉर्मेट। जैसे लिखा होगा, लेकिन सेम चीज़ मैंने कोड में लिखा हुआ है। और या सो यहाँ देख सकते हो डी एक्स डी वाई निकाला है मैंने डेरिवेटिव, और हर हर वेरिएबल को मैं उसके डी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे करंट एक्स को मैं डी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और एक छोटे से लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करके। तो सेम चीज़ वाई के साथ भी कर रहा हूँ। और मेरा जैसे एक्स देख सकते हो, इसको वापस एक बार चलाते हैं। यूनिफॉर्म इज नॉट डिफाइंड, जस्ट सेकेंड। या तो ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल मिल गया हमें। रैंडम इनिशियलाइज किया हमने, तो यहाँ पर आ गया वो ग्रीन क्रॉस, अगर देख सकते हो। और धीरे धीरे अपडेट होते होते वो इस लाइन के अलॉन्ग जाएगा और फाइनली मिनिमा पे पहुँचेगा। और क्योंकि ये इधर इनिशियलाइज हुआ है, मान लीजिए अगर ये कहीं और इनिशियलाइज होता, तो ये उस डायरेक्शन में जाता जहाँ पर उसको ग्रेडियंट का माइनस। हाँ, कोई बोल रहा है कुछ? हाँ श्रेयांश, एनी डाउट? अच्छा, ठीक है। कहाँ था मैं? तो नीचे चला गया। हाँ, श्रेयांश ठीक है। अनम्यूट हो गया है तू। आई थिंक उसने गलती से कर दिया, तो उसको कोई, या ठीक है। या तो ग्रेडियंट मतलब फाइनल वैल्यू होगा, वो डिपेंड होता है कि हम कहाँ पे निकल अब इसमें एक बात सुनो, ये कितना है, तो अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर यहाँ से निकलोगे, तो उसका फाइनल पॉइंट यहाँ पर जाएगा। तो एक बार निकल सकते हैं। कोई डाउट है किसी को अभी भी? मतलब देखो ये निकल गया, ठीक? ये चारों मिनिमा हैं उसके लिए, और ग्रेडियंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जाता है। तो इस पॉइंट पे ग्रेडियंट का डायरेक्शन यहाँ होगा, तो उसके ऑपोजिट में घूमते घूमते यहाँ चला गया। एक और बार चलाएंगे तो कहीं और चला जाएगा ये। देखो, यहाँ पर इनिशियलाइज किया तो यहाँ चला गया। हर बार इसको चलाओगे तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, डिपेंडिंग ऑन उसका इनिशियलाइजेशन क्या है, और पाथ भी अलग है। किसी को ये डाउट, ये समझने में, ये पार्ट ग्रेडियंट डिसेंट कैसे कर रहे हैं हम लोग? ग्रेडियंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हर बार लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करके एक छोटा सा स्टेप ले रहे हैं उस डायरेक्शन में। और ऐसे 100 टाइम्स मैंने किया है, तो वो फाइनली उस इस फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। कोई बोल रहा है डाउट? ओके, ठीक है।
हाँ, तो ग्रेडियंट देखिए जनरल फंक्शन है, हम चेंजेस इस फंक्शन में जब बात की 4 क्यों नहीं करते, तो अभी के लिए वो वाला नहीं, वो भी आंसर पूछा है इंग्रेडिएंट्स चेंज करने पड़े, तो हमारा सीन x माइनस y होता है समेशन बाय 2, ये हमारे पास लॉस फंक्शन। तो इसमें पैरामीटर्स देखो क्या थे हमारे, थीटा जो था, थीटा ऐसा था, तो थीटा ऐसा था, एक थीटा नॉट था हमारे पास एक, और थीटा वन था, क्योंकि थीटा नॉट स्टैंडर्ड वे में लिख रहे हैं इसलिए थीटा नॉट और थीटा वन लिख दिया हमने इसको। तो लॉस फंक्शन का हमको एक ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट जो होगा, ग्रेडियंट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एल एक वेक्टर आएगा जो ये रिप्रेजेंट करेगा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट और पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वन। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो जो ग्रेडियंट बस वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसा होता है माइनस ये एक और टर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ये लिखा था, उसका ग्रेडियंट ये था, ये उसका ग्रेडियंट था ना, इस फंक्शन में उसका ग्रेडियंट, लीनियर रिग्रेशन में उसका ग्रेडियंट ये रहेगा, ये उसका ग्रेडियंट रहेगा, ये आपको एक ऐसा उस पर्टिकुलर उसका डेरिवेटिव क्या है ऐसा देगा ये। तो देखते हैं लीनियर रिग्रेशन में मैंने क्या किया, सबसे पहले डेटा सेट में सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लेते हैं, 50 पॉइंट्स ले लेते हैं, और ग्राउंड ट्रूथ जैसे m है, GT मतलब ग्राउंड ट्रूथ है, m और c है, तो y इक्वल टू mx प्लस सी वाला m और c है ये, और ग्राउंड ट्रूथ जैसे मैंने m को 3.5 रखा है और c को -1 रखा है, तो मैंने x का वेक्टर बना लिया एक, और मैंने जैसे बोला था हमको एक 1 अटैच करना होता है, x होता है उस पर 1 अटैच करना होता है, क्योंकि c को हमको 1 से मल्टीप्लाई करना है इसलिए, तो जो बायस वाला टर्म है उसके लिए हम लोग एक x भी 1 भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो ऐड किया है, h स्टैक कर दिया, n नम्पाई का फंक्शन एक है जो हॉरिजॉन्टली स्टैक कर देता है, और थीटा आइडियल हमने ये रखा है, थीटा आइडियल ये है हमारा। अब इसके बेसिस पे हम लोग y जनरेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है, और एरर अभी नहीं डालता मैं, पहले आपको दिखा देता हूँ कैसे आता है। ये देखो, ये हमने एक लाइन जनरेट कर दी है, हमको ये लाइन प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है, ये लाइन प्रिडिक्ट करनी है, और हमें मालूम नहीं है कि इसका m और c क्या है, हमें m और c निकालना है। तो ये देखिए, ये उसका है लीनियर रिग्रेशन का पूरा पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रैंडम गेस ले लेते हैं, एक थीटा का रैंडम गेस, मतलब मान लो m 5 था और c 10 था, ऐसे कुछ रैंडम गेस ले लिया, तो रैंडम नम्पाई में से ही रैंडम ले लिया मैंने, रैंडम गेस ले लिया एक, और उस रैंडम गेस पे हर स्टेप में जैसे मैंने बोला था हमें ये अपडेट करना होता है ना, एवरी स्टेप पे, जैसे ये डेरिवेटिव देखो, हर स्टेप पे हमको अपडेट करना है उसके पैरामीटर्स को, ये जो है ये पैरामीटर्स हम हर स्टेप पे अपडेट करेंगे जब, और उसके डेरिवेटिव के अलॉन्ग छोटा सा स्टेप लेंगे। ये देखो, ये डी थीटा आ रहा है हमारे पास, डी थीटा जैसे था एक्स ट्रांसपोज, और थीटा को लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करके अपडेट कर रहा हूँ, और 700 टाइम्स चला रहा हूँ, बस ऐसे ही रैंडम, क्योंकि 700 पे कन्वर्ज हो रहा था, इसलिए पहले दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। ये देखो, तो इनिशियल जो गेस था हमारा
इनिशियल गेस कोई बहुत गंदा सा गेस था, ये लाइन, ये रेड लाइन इनिशियल गेस है उसका। और इनिशियल गेस फाइनल लाइन जो हमको दिख रही है उससे बहुत दूर दूर है, तो कुछ रिलेशन ही नहीं है। और 700 इपॉक्स के बाद ये लॉस फंक्शन काफ़ी गिरा है। 700 चलाने की ज़रूरत नहीं एक्चुअली, हम इसको 200 करके देखते हैं क्या होता है। 200 भी ज़्यादा है, let's try 100। या तो ये लॉस फंक्शन गिर रहा है, और ये इपॉक्स करने के बाद इपॉक्स का मतलब है उतना update करने के बाद, अगर हम इस लाइन बार अपडेट कर रहे थे तो अपडेट करने के बाद finally हम उसका एमएस कर रहे हैं। अब एक और अच्छी चीज़ करते हैं हम लोग, एरर ऐड कर देते हैं। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा टास्क अभी करना, मुश्किल नहीं मतलब बेसिकली सेम फार्मूला लगेगा, सेम फंक्शन लगेगा। अभी इसमें हमको एक लीनियर पैटर्न ढूंढना है, वो लीनियर पैटर्न सेम चीज़ लगाएंगे वापस से। इनिशियली उसका प्रिडिक्शन ये था, और अपडेट करते करते उसने फाइनली 700, इसको इपॉक्स बढ़ा देते हैं थोड़ा, या सो धीरे धीरे लॉस फंक्शन कम होगा हमारा लॉस, और फाइनली जो इसको फिट कर रही है। तो इसका एक डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है, मैंने कहीं लिखा था, लेट मी सी। ये देता है, इस पे ग्रेडियंट डिसेंट की जरूरत नहीं है, एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई। तो ये देखो ये सेम चीज़ यहीं पर लिखा है। यहाँ पर हम लोग एक बार प्रिंट कर लेते हैं हमारा थीटा क्या आया। ये देखो हमारा थीटा आया है ये, अ, इसको देख लो, 21 और 3 के आसपास कुछ है, और हम बिना ग्रेडियंट डिसेंट के भी डायरेक्टली इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं और थीटा देखते हैं। देखो ऑलमोस्ट क्लोज है, मतलब ग्रेडियंट डिसेंट थोड़ा ज़्यादा चलाते तो ये काफ़ी पास आता, लेकिन 21 और 3 इसने प्रेडिक्ट किया है। और अगर हम लोग डायरेक्टली फार्मूला से निकालेंगे तो भी 23 और 3 आ रहा है, ऑलमोस्ट क्लोज है, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट में एरर, मतलब ग्रेडियंट डिसेंट कन्वर्ज पूरी तरह से नहीं हुआ है यहाँ। पूरी तरह से हो जाता तो काफ़ी पास होता। जैसे अगर हम इसको और चला लें थोड़ा सा, मान लीजिए 2000 टाइम्स चला लेते हैं, तो ये 22 और कुछ प्रिडिक्ट कर रहा है। या ये और पास आ गया, देखो और ये दो मेथड थे लीनियर रिग्रेशन सॉल्व करने का। किसी को का बहुत ब्रीफ में क्यों यूज करें। एनीवन हैज अ डाउट? नो, देन वी कैन मूव अहेड। सो चाहिए, जैसे सॉरी, ये हमारे पास एक ऐसा ग्राफ दिया है किसी ने, और ये क्लास 1 है मान लीजिए, और क्लास 2 बताता हूँ क्या है। हमें बेसिकली पैटर्न फाइंड करना, तो मान लीजिए जैसे दो क्लासेस हैं, ये गुड स्टूडेंट्स है कुछ, ये इसके फीचर है, और ये बैड स्टूडेंट्स है, बस एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो आप ऐसा करना है जो इनको सेपरेट कर सके। ये अगर आपने ये सर्कल बना लिया, ये सर्कल सेपरेट कर सकता है ना, सर्कल के बाहर जो है वो गुड है, सर्कल के अंदर जो है वो बैड है। तो ऐसा डिसीजन बाउंड्री जो है वो लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते ना। मतलब अगर यहाँ पर गुड लोग हैं
और बाहर बैड लोग हैं, तो कोई स्ट्रेट लाइन इसको ऐसा, अगर आपने कोई भी स्ट्रेट लाइन बना दिया तो स्ट्रेट लाइन इन दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएगा, हर बार ब्लैक और गुड मिक्स होंगे ही। तो इसके लिए हमें नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री चाहिए। तो जो नॉर्मल लीनियर ये जो बाउंड्रीज निकालने के लिए तो ये ये दो क्लास है, मान लो इन क्लास 1 है, क्लास 2 है, इन दोनों को सेपरेट करना है तो लीनियर बाउंड्रीज काम आ सकती है। लेकिन ऐसा टाइप का जो प्रॉब्लम होता है जिसमें नॉन लीनियर बाउंड्रीज होती है, तो वो इसलिए हमें लीनियर बाउंड्रीज चाहिए होता है। तो देखते हैं हम कि न्यूरल नेटवर्क से नॉन लीनियर बाउंड्री कैसे जनरेट होती है। हम न्यूरल नेटवर्क के ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, मैं बस इंट्यूशन देना चाहता हूँ कि कहाँ गया वो। अच्छा, तो सिंस वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं जल्दी से बता दूंगा। एक नॉन लीनियरिटी ऐड करते हैं हम लोग। सिंस लीनियर रिग्रेशन में हम लोग डायरेक्टली डब्ल्यू एक्स प्लस थीटा कर रहे थे, मतलब डब्ल्यू एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी कर रहे थे। लीनियर नॉन न्यूरल नेटवर्क्स में भी हम सेम चीज़ करते हैं, बस एक नॉन लीनियरिटी ऐड कर देते हैं, उसको एक्टिवेशन फंक्शन बोलते हैं। तो एक बार बस देखते हैं हम लोग बेसिक, ये जो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन होता है बेसिकली ऐसा होता है वो। अगर x है और y है तो सिग्मॉइड का फंक्शन उसको 0 से 1 में मैप करता है, ऐसा फंक्शन होता है। 1/1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, ऐसा होता है वो फंक्शन। तो अब देखो ये अगर तो ये अगर एक दो सिग्मॉइड के फंक्शंस ले लें और चलिए वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम बट ओके, आई विल जस्ट टेक 20 मोर मिनट्स, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर हम दो ऐसे नोड्स डाल दें न्यूरल नेटवर्क में, जैसे नोड्स होता है, नोड्स होते हैं, हिडन लेयर के सेल्स होते हैं। अगर हम दो सेल्स डाल दें और एक को -1 से मल्टीप्लाई करें, एक को 1 से मल्टीप्लाई करें, तो हम एक ऐसा बाउंड्री डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे 1D में, जैसे 2D में मैंने बोला था वो सर्कल बाउंड्री करनी है। अगर कोई 1D प्रॉब्लम है जिसमें क्लास 1 यहाँ पर है और क्लास 2 यहाँ पर है, उसको सराउंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो कोई भी लीनियर बाउंड्री होगी वो इनको सेपरेट नहीं कर सकती, ऐसी या ऐसी। तो इसके लिए आपको कुछ ऐसी बाउंड्री लगेगी ना, मतलब ऐसी बाउंड्री लगेगी, लेकिन ये लीनियर बाउंड्री नहीं है। तो ऐसी बाउंड्रीज बनाने के लिए हम न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने बस ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने बस सिग्मॉइड एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन डाल दिया और दो सेल्स डाल दिए। दो सेल्स डालने के बाद अगर हम उसको चलाते हैं तो ये देखो, एक रेड वाला फर्स्ट फंक्शन है y1, ब्लू वाला सेकंड है y2, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं w1 w2 के साथ, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, वेट्स और ये सब क्या है, बस ऊपर से ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि न्यूरल नेटवर्क कैसे करता है। अगर हम सिर्फ इतना कर दें छोटा सा काम, तो हमारे पास एक नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री आ जाती है ऐसी, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ऐसी बाउंड्री आ जाएगी। इसमें कुछ छोटा सा नॉन डायरेक्शन था, उससे सिर्फ उतना यहाँ पर है। थोड़ा एक्सटेंड करते हैं इसको, एक्सटेंड करके मान लीजिए और सेल्स हम डालते हैं इसको, जैसे यहाँ पर सिर्फ दो थे, मान लीजिए हम 4 डालते हैं,
और 4 डालने के बाद मैंने वेट सेट किए, मैं जुपिटर नोटबुक शेयर कर दूंगा, आप जा सकते हो इसके थ्रू। तो हम ऐसे बाउंड्रीज भी बना सकते हैं। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ डब्ल्यू एक्स प्लस सी किया, एम एक्स प्लस सी किया जो ओरिजिनली हम कर रहे थे, बस एक सिग्मोइड ऐड कर दिया है और हम ऐसे बाउंड्रीज बना पा रहे हैं। अगर और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेंगे हम, तो हम कुछ ऐसे बाउंड्रीज भी बना पाएंगे। और इसीलिए ऐसे बाउंड्रीज करेंगे तो ये जो न्यूरल नेटवर्क होता है हम लोग उसको यूनिवर्सल फंक्शन बोलते हैं। यूनिवर्सल क्यों होता है दिखाता हूँ। जैसे ये फंक्शन है, एक मैंने प्लॉट किया है, ये जो बड़ा सा फंक्शन है 0.2 प्लस 0.4x स्क्वायर प्लस 0.3 एक्स साइन एक्स प्लस 0.05 कॉस ऑफ 50x, ये जो फंक्शन है ऐसा प्लॉट किया है। मान लीजिए इसको आपको न्यूरल नेटवर्क से मैप करना है, ऐसा कोई फंक्शन मैप करना है। तो जैसे कोई जैसे यहाँ पर हमने 2 ब्लॉक्स बना दिए हैं, ऐसे अगर बहुत सारे यूज़ करेंगे तो मल्टीपल ब्लॉक्स बना सकते हैं। और ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स को अगर हम काफ़ी सारे करेक्ट नंबर ऑफ हिडन सेल्स लें और उनके करेक्टली वेट्स को हम असाइन करें, तो हम ऐसे फंक्शंस भी बना सकते हैं। जैसे ये ब्लॉक्स को यूज़ करके ऐसे भी बना सकते हैं। तो न्यूरल लीनियर रिग्रेशन में हम सिर्फ लीनियर बाउंड्रीज बना पा रहे थे, लेकिन न्यूरल नेटवर्क से हम ऐसे फंक्शंस भी बना पाते हैं जो लीनियरली बनाना बहुत मुश्किल है, मतलब बाकी किसी चीज़ से। तो हमने यहाँ पर 1D में विजुअलाइज कर लिया, सेम चीज़ एक बार 2D में विजुअलाइज करके देखते हैं। तो ये रुकता है, ये देखो 2D में हमने क्या और 1D में सिग्मा देखा था, ये सिग्मा था। सेम चीज़ मैंने जब उसको 2D में मैप किया है तो ऐसा है। और उसके साथ अगर मैं दूसरा फीचर भी डाल देता हूँ तो जैसे हमारा 2D स्पेस है ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ यहाँ फिर उसके ऊपर जा रहा है तो फंक्शन इंक्रीज हो जाता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ये 2D में है। सेम चीज़ अगर इसमें मैं एक y को भी डाल दूँ यहाँ से, ये x है ना, अगर यहाँ से एक y भी ऐसा फंक्शन आ रहा है और इन दोनों को ऐड कर दूँ मैं, तो हमारे पास एक ऐसा बाउंड्री आ जाएगा। ये देखो स्लैंटिंग बाउंड्री आ रही है। तो यहाँ पर भी नॉन लीनियर एक स्लैंटिंग बाउंड्री आ गई। अगर मैं x के अलोंग दो चीज़ों को, जैसे यहाँ हमने किया था, 2 सेल्स ले लिए और दोनों को ऐसे वेट सेट किए कि ऐसा एक बाउंड्री आ जाए। सेम चीज़ अगर हमने 2D में कर दिया तो ऐसा फंक्शन भी बना सकते हैं। और और इसका ये जो मैंने जहाँ से रेफरेंस लिया उसका भी रिसोर्स दे दूंगा, तो आप वहाँ से कंपेयर करके यहाँ पर कोड भी चेंज कर सकते हो। तो बस विजुअलाइज करने के लिए देख लो। अभी सेम चीज़ मैं एक्स और वाई अगर दोनों में करता हूँ तो ऐसे टाइप का कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना सकता हूँ मैं। ये देखो एक टावर टाइप का फंक्शन एक है। तो सिंपली वेट्स चेंज करना और एक एक नोड ऐड करने से और सिर्फ मैंने खोल रखा है, मैं बताता हूँ। ये पूरा एक ब्लॉग है उस पर कि कैसे यूनिवर्सल फंक्शन है, यूनिवर्सलिटी ऑफ वन इनपुट एंड वन आउटपुट। कैसे यूनिवर्सल फंक्शन हम किसी भी न्यूरल नेटवर्क को, यहाँ पर उन्होंने वेट्स को चेंज करने के लिए भी ऑप्शन दिया है, आप वेट्स चेंज करके चेक कर सकते हो कैसे मूव करना है और कैसे फंक्शन पे इफेक्ट पड़ता है उसका। ये देखो कैसे हम लोग कोई भी फंक्शन बना सकते हैं न्यूरल नेटवर्क पे सिर्फ छोटे से वेट्स चेंज करके। सेम ये देखो 3D में भी उन्होंने दे रखा है कैसे आप चेंज कर सकते हो चीज़ों को। और सेम उन्होंने जैसे मैंने 3D में मैप किया था उसको, उन्होंने कैसे प्ले अराउंड विद ये पूरे ब्लॉग में उन्होंने बताया न्यूरल। ये देखो ये जैसे हमने भी एक बनाया था ये वाला एक्स और वाई में, एक्स में सेम चीज़ वाई में किया है उसने। और जब दोनों को ऐड कर दोगे तो टावर फंक्शन बना सकते हो आप ऐसे, जो हमने टावर फंक्शन बनाया है यहाँ पर, ये वाला सिर्फ इस लाइन से वो फंक्शन बन गया। और कैसे
ये देखो, ये मल्टीपल मैनी टावर्स बनाए हैं इसने। सेम चीज़ को बस थोड़े से चीज़ें मॉडिफाई करने होते हैं और इतना बड़ा टावर बन जाता है। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम बना सकते हैं सिर्फ कुछ सेल्स, दो सेल ऐड करने से इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनने लगता है। यहाँ पर देखो कितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इसका। दो, दो टावर बनाए साथ में। एक्सप्लेन कैसे न्यूरल नेटवर्क में लिंक अनाउंसमेंट में भी डालूं। और या मैंने वैसे जुपिटर नोटबुक का भी लिंक आपको सेंड कर दूंगा। जुपिटर नोटबुक, यू कैन प्ले अराउंड विद दीज वैल्यूज। मैंने यहाँ पर कोड करके रखा है, आपको बस चेंज करना है। आपको समझ जाएगा कैसे कैसे बेसिकली न्यूरल नेटवर्क में मैं यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा था कि कैसे बिल्ड करते हैं। उसके लिए कोई अलग सेशन ले लेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर मैं बस बता रहा था कैसे न्यूरल नेटवर्क से हम कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज बना सकते हैं। जैसे ये टावर फंक्शन जो है, इसको नॉर्मल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तो हम कभी नहीं बना पाएंगे, लेकिन छोटा सा सिग्मॉइड ऐड कर दिया तो ऐसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनने लगते हैं यहाँ पर। तो यही था न्यूरल नेटवर्क का इंट्यूशन वैसे। और बस बेसिकली एंड के तरफ जाते हैं सेशन के हम। अ, बस एंड में मैं बस ये बताने वाला था कैसे थोड़ा रिलेटेड और कैसे आप सोच। तो उससे पहला प्रोजेक्ट जो मैंने किया था वो था जेस्चर रिकॉग्निशन यूजिंग नो MPU 6050, जो एक सेंसर होता है। बेसिकली ये था उस प्रोजेक्ट का कि दिस प्रोजेक्ट इज़ बेस्ड ऑन हैंड जेस्चर डिटेक्शन यूजिंग एक्सेलेरोमीटर एंड गायरोस्कोप। ये जो सेंसर का नाम है MPU 6050। ये बेसिकली आपके हैंड मूवमेंट्स को, आपके हैंड पे एक छोटा सा सेंसर लगा रहेगा और उसके मोशन को डिटेक्ट करके जो भी उसका प्लॉट आता है उससे वो प्रिडिक्ट करता है कि आपने कौन सा लेटर लिखा है, और वो लेटर को आप आपके लैपटॉप पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो बेसिकली इसका यूज़ है कि आप एयर में लिखते रहो कुछ भी और आपके लैपटॉप में वो ड्रॉ होते जाएगा। तो वो उसका पीछे का एक रीज़न था, मतलब यूज़ हो सकता है। तो ये और NVIDIA के साथ प्रोजेक्ट किया है। तो ये हम लोग ने ये एल्गोरिदम यूज़ किया था। और फिर रिसेंटली मैंने एक म्यूज़िक जनरेशन यूजिंग AI का भी प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें ये लिंक्स भी मैं दे दूंगा, आपको चाहिए तो देख सकते हो। अ, या इसमें कैसे हम लोग AI न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करके हमने, जैसे LSTM होता है और गूगल का वेव नेटवर्क, म्यूजिक जनरेशन यूजिंग, मतलब आप जाके सुन भी सकते हो। पता नहीं सुनाई दे रहा है या नहीं, लेकिन हाँ आप जाके देख सकते हो। और रिसेंटली सिंस मैं RRC में काम करता हूँ, RRC एक लैब है IIIT हैदराबाद में। मैं वहाँ पर अंडर ग्रेजुएट रिसर्चर हूँ। तो मुझे उन्होंने एक प्रोजेक्ट में असाइन किया था। मुझे ये जो एक पेपर है सेल्फ ड्राइविंग कार्स का, उनमें उसके जो रिजल्ट्स थे मुझे उनको रेप्लिकेट करना था कि हमें सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अराउंड जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे देखते हैं अगर ये खुलता है तो, हाँ, तो अगर आप जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है उसके आसपास जो व्हीकल्स होते हैं, अगर हमें उनकी ट्रैजेक्टरी को प्रिडिक्ट करना होता है। तो ट्रैजेक्टरी प्रिडिक्शन का टास्क था ये, और उनके ट्रैजेक्टरी के बेसिस पे हम अपने कार का डिसीजन कैसे लेंगे ये देख रहे थे हम लोग। तो जैसे ग्रीन अपनी कार है, मतलब ग्रीन उसका ओरिजिनल पोजीशन है, और कैसे कार फ्यूचर में ट्रैवल करके उसका हम प्रिडिक्शन कर रहे थे। तो रेड प्रिडिक्शन है और ब्लू उसका ग्राउंड ट्रूथ है। तो ये इस पर भी मैंने काम किया है थोड़ा। बेसिकली टास्क को रेप्लिकेट करने का था मुझे। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें कंप्यूटर विजन और वो सब भी यूज़ हुआ था। तो बेसिकली कैसे हम लोग मशीन लर्निंग से प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं और कितना
इंटरेस्टिंग मैं बहुत market में लिया हूँ। वैसे एमएल काफ़ी वास्ट टॉपिक है। मैं बस इंट्रोड्यूस करता था लीनियर कैसे पैटर्न फाइंडिंग होता है, क्या लीनियर रिग्रेशन होता है, जो सबसे बेसिक मॉडल है, ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, उसके पीछे मैथ क्या होती है थोड़ी सी, और क्यों हम न्यूरल नेटवर्क जैसे कॉम्प्लेक्स मॉडल्स यूज़ करते हैं, ये इसका भी मुझे इंट्यूशन देना था। और भी थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना था। तो ये मैंने पिछले साल किया था, ये जनवरी या कभी तो भी किया था इसी साल। मैंने काफ़ी सारे एम एल एल्गोरिदम्स को स्क्रैच से भी कोड किया, तो आप वो भी देख सकते हो जाकर। और और मैं नोट्स जो मैंने बनाए वो भी आपको दे सकता हूँ। तो किसी को कोई डाउट है वैसे? आई थिंक इतना ही मुझे शेयर करना था इस सेशन में। तो किसी को कोई डाउट है तो जनरल डाउट है तो है कोई किसी को बोला? No doubt? Equal doubt. Thank you, Shantanu, for the Yeah, sure. So इसका रिकॉर्डिंग हम अपलोड और कोई डेट्स होता है या रिसोर्सेस में पूरे शेयर कर दूंगा एक बार एकदम। तो ओके देन आई थिंक वी कैन लीव। होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। Yes, thank you. या थैंक्स अ लॉट। चलो।